नमस्ते, मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बोर्ड ब्रेन, जहां दिमाग चलता है बोर्ड से भी आगे। बोर्ड ब्रेन का एक ही मकसद है, जहां हर स्टूडेंट बने स्मार्ट लर्नर। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स क्लास 10th की, चैप्टर होगा 4th, जिसका नाम है द्विघात समीकरण, और ये होगा न्यू एनसीईआरटी से। ठीक है, तो इसमें ये हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ना। तो ये है एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट, जब हमने ये द्विघात समीकरण का परिचय वाला वीडियो पढ़ाया था, उसमें हमने बताया था कि एक विविधकर होता है। क्या होता है? विविधकर, जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। d = b² - 4ac। ठीक है, इससे हम किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को पहचानते हैं, प्रकृति डिसाइड करते हैं कि उसकी कैसी होगी प्रकृति। तो जब हम इस विविधकर को निकालेंगे तो इसमें 3 कंडीशन बनती है। अगर d निकालें, इसकी वैल्यू या तो 0 से ज़्यादा हो या तो 0 के बराबर हो, एक ये कंडीशन निकलेगी। ठीक है, तो इसमें अगर ये d इज़ ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, या इसको हम लोग कह सकते हैं ये पॉजिटिव होगा। 0 से ज़्यादा होगा मतलब ये पॉजिटिव होगा। तो ऐसी स्थिति में इसके 2 मूल होंगे और वो अलग अलग होंगे और वास्तविक होंगे। ठीक है, तो मूल तो 2 होंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो मूल यानी x की वैल्यू तो 2 आएंगी। ठीक है, वो वास्तविक होंगी और अलग अलग होंगी। कैसी होंगी? अलग अलग, यानी असमान होंगी, और कैसी होंगी? वास्तविक होंगे। ठीक है, ये। और अगर इसमें d 0 के बराबर आता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? मूल समान होंगे। कैसे होंगे? समान होंगे और वास्तविक होंगे। ठीक है, वास्तविक होंगे ये। और इसमें एक कंडीशन और है कि ये d जो है वो 0 से कम हो जाए। 0 से कम होने का मतलब क्या हो गया? 0 से कम होने का मतलब हो गया ये निगेटिव होगा। ठीक है, यानी d की वैल्यू यानी b² - 4ac की वैल्यू निगेटिव आएगी। और जब ये निगेटिव आ जाएगा तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। कैसे होंगे? अवास्तविक होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक नहीं होंगे। वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, अर्थात मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, यानी x की वैल्यू संभव नहीं होगी। बात आपको समझ में आ गई? तो ये 3 कंडीशन आपको याद रखनी। पहली कंडीशन में ये 2 हैं और ये एक कंडीशन तीसरी है। ठीक है, तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लगाते हैं और इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है, ठीक है, ये जो पहला प्रश्न है इसमें हम लोग यहाँ पर देखेंगे 2x² - 3x + 5 = 0। तो पहला प्रश्न यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है? 2x² - 3x + 5 = 0। तो स्टूडेंट, द्विघात समीकरण का जो जनरल फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उससे इसकी हम लोग कंपेयर करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² + bx + c = 0। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे? यहाँ से a की वैल्यू, तो इससे कंपेयर करो तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पर a है और यहाँ x² का कोफिशिएंट 2 है। इसका मतलब a बराबर कितना आया? 2 आया। यहाँ b का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट b है और x का कोफिशिएंट -3 है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? -3। सिमिलरली यहाँ पर देखेंगे जो कांस्टेंट टर्म c है और यहाँ कांस्टेंट टर्म 5 है, इसका मतलब c की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए, यानी इसके जो रूट्स होंगे, जो मूल होंगे, अर्थात जो x की वैल्यू होगी वो कैसी होगी, इसको हम चेक करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर d की वैल्यू निकालेंगे, यानी d बराबर b² - 4ac, इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर b² - 4ac की वैल्यू निकालो। तो यहाँ पर b की जगह पर -3 रखोगे, इसका होल स्क्वायर आ गया, -4, a की वैल्यू 2 रख दोगे और c की वैल्यू 5 रख दोगे। इसको हल करोगे, इसको जब हल करोगे तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। ठीक है, -4 दूनी 8, 8 पंचे 40, ये कितना आया? 40 आया। तो जब इसको हम घटाएंगे तो -40 ज़्यादा है, +9 कम है,
तो यहाँ पर माइनस का 31 बचेगा, यानी डी की वैल्यू कैसी आ गई, डी की वैल्यू कैसी आ गई, डी की वैल्यू आ गई निगेटिव। और जब डी की वैल्यू अर्थात इस विविधकर की वैल्यू जब निगेटिव आ जाएगी तो इसके मूल अवास्तविक होंगे, यानी इनके मूलों की प्रकृति कैसी होगी, तो इसके मूल कैसे होंगे, तो यहाँ पर लिख दोगे चूंकि विविधकर, चूंकि क्या लिखोगे, चूंकि विविधकर डिस्क्रिमिनेंट यानी विविधकर डी माइनस में है यानी निगेटिव, निगेटिव या ऐसे आप कह सकते हो निगेटिव का मतलब हो गया ये 0 से कम है, अतः इसके मूल अवास्तविक होंगे, मतलब वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, मतलब वास्तविक नहीं होंगे तो इसका मतलब क्या होंगे, अवास्तविक होंगे। तो प्रकृति हमको पता चल गई। तो जिनके मूल अवास्तविक होंगे उनके मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, यानी उनके मूल निकाले नहीं जा सकते हैं। क्लियर, यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट्स। तो मुझे पूरी आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर, बस इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करेंगे और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करेंगे। तो इसको हम रब करते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। जस्ट मिनट। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। 3x² - 4√3x + 4 = 0। तो यहाँ पर हम इसकी कंपेयर किससे करेंगे, ax² + bx + c = 0 से। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ठीक है, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4√3, कितनी आ जाएगी -4√3, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, ठीक है। तो अब हम इसका d निकालेंगे, d बराबर क्या होगा b² - 4ac। तो वैल्यू पुट करो, b की जगह कितना रखोगे -4√3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी रखोगे 3, ठीक है, और c की वैल्यू कितनी रख दोगे 4, ठीक है। अब इसको हल करो, ये 4 का स्क्वायर 16 होगा, माइनस के स्क्वायर प्लस हो गया, √3 का स्क्वायर 3 होगा, ठीक है, माइनस 4 3 12, 12 चौको 48, कितने आ गए 48, ए भी 48 आया। तो 48 - 48, ठीक है, 48 - 48 इसका मतलब है ये 0 हो गया। तो यहाँ पर d की वैल्यू क्या आ गई, क्योंकि d बराबर कितना है 0, और जब d बराबर 0 है तो इसके मूल क्या होंगे, इसके मूल वास्तविक होंगे, ठीक है, और समान होंगे। कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और समान। ये प्रकृति हमें पता चल गई। तो इनके मूलों की, इस समीकरण के मूलों की प्रकृति वास्तविक होगी और समान। वास्तविक होने का मतलब है, इसका मतलब x की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। तो x की वैल्यू अगर इस ये वास्तविक है, इसका मतलब है इन्हें ज्ञात किया जा सकता है, इनका अस्तित्व है, इनका एग्जिस्टेंस है, तो इन्हें ज्ञात भी करना है, इन्हें ज्ञात भी करना है। तो ज्ञात करने के लिए, मूल ज्ञात करने के लिए श्रीधराचार्य विधि हम यहाँ पर लगाएंगे। तो x बराबर क्या होता है -b + -√b² - 4ac, इससे लगा दें अपॉन 2a, ठीक है, -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a। ये फार्मूला होता है श्रीधराचार्य विधि, या इसको द्विघाती विधि कहते हैं। आप फैक्टर मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन इसको हम यहाँ पर श्रीधराचार्य विधि से निकालेंगे, ठीक है। तो x बराबर -b, तो -b की वैल्यू मतलब b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4√3 और माइनस पहले से लगा है, तो ये माइनस पहले से लगा, और b की वैल्यू कितनी है -4√3, ये हमने लिख लिया, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है बच्चों, प्लस माइनस लगा दिया, √b² - 4ac, b² - 4ac कितना निकाला हमने 0, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 0 लिख दिया अपॉन 2, और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 3 है, तो a की वैल्यू यहाँ पर हमने 3 पुट कर दी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये माइनस ने इस माइनस को प्लस कर दिया, ये ऊपर बचा 4√3, और जो √0 है ये 0 ही रहेगा, ये हो जाएगा ये 2 × 3, ठीक है। और ये आप देखो यहाँ पर
जैसे हमने एक बार, चलो इसको हम लेके चलते हैं, ये अंडर रूट 0 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो ये 2 से 4 कट गए 2 बार, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट 3/3, ठीक है। तो एक बार हम इसके साथ प्लस 0 लेंगे तो भी इतना ही रहेगा, और एक बार माइनस 0 लेंगे तब भी इतना ही रहेगा। इसका मतलब x की वैल्यू 2 आएंगी, एक आएगी 2 अंडर रूट 3/3 और दूसरी भी इतनी ही आएगी 2 अंडर रूट 3/3, ठीक है। तो हमने क्या प्रकृति देखी थी, वास्तविक है, वास्तविक का मतलब इनका अस्तित्व है, तो अस्तित्व है तो ये इसकी वैल्यू निकलेगी और ये समान होंगे, तो दोनों x की वैल्यू यहाँ पर समान होगी। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। आ गया तो फटाफट लाइक कर दो, ठीक है, शेयर भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हाँ, इसकी घंटी का आइकन दबाना जरूर है ना, नहीं तो फिर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी बिल्कुल इसी तरीके से हल करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। कोई अगर किसी को समस्या हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या पूछ सकता है और उसका समाधान उसे मिल जाएगा, ठीक है। तो कमेंट करके बताइएगा कि आप जो स्टूडेंट हैं, जो हमारे व्यूअर हैं, वो कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, और आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए प्रश्न संख्या 3 इसकी हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या लिखा है, 2x² - 6x + 3 = 0। फटाफट इसकी हम जनरल फॉर्म से तुलना करेंगे, ax² + bx + c, तो इससे हम a b c की वैल्यू निकाल लेंगे। तो a बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2, b बराबर कितना आ जाएगा -6, c बराबर कितना आ जाएगा 3। तो ये हमने वैल्यू निकाल ली। तो मूलों की प्रकृति को हम पता करने के लिए विविध कर निकालेंगे, तो ये क्या होता है, d = b² - 4ac, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो b की जगह पर -6 रखोगे, इसका होल स्क्वायर कर दोगे, -4 ये ac होता है ना, 4a, a की वैल्यू कितनी आई बच्चों 2, c की वैल्यू कितनी आई 3। इसको हल करो, सॉल्व करो, 6 का स्क्वायर 36 होता है और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 4 दूनी 8, 8 तिरका 24, कितना आया 24। इसका मतलब है कि जब इसको हमने यहाँ से घटाया तो 6 से 4 गई 2, 3 से 2 गई 1, आ गया 12, वो भी प्लस का। इसका मतलब क्या है कि d कैसा है, d प्लस का है, प्लस का मतलब ये 0 से बड़ा है, ये 0 से बड़ा है। जब 0 से बड़ा है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। अलग अलग को हम असमान कहते हैं, यानी इसमें एक मूल जो होगा दूसरा मूल वही नहीं होगा, वो अलग होगा, अर्थात x की वैल्यू 2 निकलेंगी और अलग अलग होंगी। तो अब हम इस मूलों को भी ज्ञात करना है चूंकि इनका अस्तित्व है, ठीक है। तो लगाएंगे श्रीधराचार्य विधि, x बराबर -b + अंडर रूट b² - 4ac/2a, ये वैल्यू लगा दी, मतलब ये फार्मूला लगा दिया। तो x = अब -b की जगह पर आपको -6 रखना है, तो माइनस तो ये वाला लगा दिया, और b की जगह पर कितना रखना है, -6 रखना है। ये देखो स्टूडेंट, साइन यानी जो चिन्ह है इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, कोई चिन्ह अगर यहाँ से छूट गया तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा, इसको बहुत ध्यान से करना है। तो प्लस माइनस लगाया, अब अंडर रूट, अब हम चूंकि b² - 4ac की वैल्यू निकाल चुके हैं, 12 है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 12, ठीक है, और 2, अब a की जगह पर हम कितना लिख देंगे 2, ठीक है, तो ये 2 लिख दिया। इसको थोड़ा सॉल्व करो, तो ये 6, ये माइनस इस माइनस को कर देगा प्लस, तो ये जाएगा 6 प्लस माइनस। अब अंडर रूट 12 को हम कैसे लिखें, अंडर रूट 12 को हम कैसे लिखते हैं, इससे फैक्टर कर दो अंदर, 2 × 2 × 3, फैक्टर कर दिए, 3 दूनी 6 दूनी 12। अब जिस स्टूडेंट को फैक्टर करना ना आता हो तो आप सीख लो, कक्षा 9 में पढ़ाया आपने, ठीक है। तो इसको 2 से डिवाइड करो, 2 × 12, फिर 2 से डिवाइड करो, 3 बार गया। अब ये 3 से डिवाइड होगा तो फैक्टर क्या निकले, 2 × 2 × 3, तो उन्हें 12 के फैक्टर कर दिए, ठीक है। अब आप देखो ये नीचे 2 × 2 लिखा है, ठीक। अब इसको हमें
सॉल्व करना है और अच्छे तरीके से अभी इसे सॉल्व करना है। तो देखो हमें क्या करना है भाई, x इज इक्वल टू, ये तो 6 है, लिखा रहने दो, प्लस माइनस। अब ये 2 बार अंडर रूट के अंदर, मतलब ये जो 2 है ना, ये अंडर रूट के अंदर 2 बार है, तो इसको बाहर निकाल लो तो 1 निकलेगा बाहर, और ये इसके साथ अंडर रूट 3 हो गया, और ये 2 × 2 लिखा ही है। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है? ठीक है, अब हम लोग इसी को थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ जगह नहीं मेरे पास। तो x इज इक्वल टू क्या आया बच्चों, 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3/2 × 2। ठीक है, अब ऊपर वाले में 2 कॉमन है, ऊपर वाले में 2 कॉमन है, ले लो कॉमन, तो क्या होगा 3 प्लस अंडर रूट 3/2 × 2। ये प्लस माइनस चल रहा है, लगा दो, 1 2 से 1 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, ये आ गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3/2। ठीक है, तो एक बार इसको हम प्लस लेंगे तो x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 3/2। ठीक है, और एक बार ये माइनस लेंगे तो x बराबर 3 माइनस अंडर रूट 3/2। तो x की यहाँ पर 2 वैल्यू आई। ठीक है, यानी इसके 2 मूल निकल के आ गए। तो एक की वैल्यू है 3 प्लस अंडर रूट 3/2 और एक की वैल्यू है 3 माइनस अंडर रूट 3/2। तो दोनों अलग अलग हैं और वास्तविक हैं। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है? तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट, प्रश्न संख्या 2, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से इस प्रश्न को समझा ना आप लोगों ने। ये कह रहा है 2 बराबर मूल हों। ठीक है, तो 2 बराबर मूल की कंडीशन लगानी पड़ेगी और फिर यहाँ से k की वैल्यू बहुत ही आसानी से निकल आएगी। ठीक है, तो चलिए, तो पहला समीकरण मतलब पहला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। तो पहले तो इसकी कंपेयर करो ax² प्लस bx प्लस c, जो कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, यानी द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है। ठीक है, अब इससे हमें a की वैल्यू मिलेगी 2, b की वैल्यू मिलेगी k, यही तो हमें फाइंड आउट करनी है, c की वैल्यू मिलेगी 3। तो कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। तो 2 बराबर मूल वाली कंडीशन लगा दो। तो 2 बराबर मूल वाली कंडीशन क्या होती है, 2 बराबर मूल यानी समान मूल, 2 बराबर मूल के लिए क्या हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था बच्चों, d इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, d इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। और d क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट करो। तो b की जगह पर हम k रख देंगे, तो k का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर रखेंगे 2 और c की जगह पर रखेंगे 3 बराबर 0। इसे अब हम सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो भाई सॉल्व करो। तो ये हो जाएगा k² है ना, और माइनस 4 दूनी 8 तिरका 24, कितना हो जाएगा 24। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, तो अब क्या करोगे, k² बराबर उस तरफ ले जाओगे 24 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्या आया, k² बराबर 24। k का ऐसा मान ज्ञात करना है कि उसके 2 बराबर मूल हो। तो यहाँ पर हम जब k निकालेंगे तो इसमें प्लस माइनस लगेगा, √24। अब √24 क्या फैक्टर करूँ। ठीक है, तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 2 × 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, तिरका 24, ये होते हैं। तो k इज इक्वल टू कितना जाएगा, इसमें 2 जो है ना, 2 दूनी 4 दूनी 3 दूनी 6 दूनी 8, नहीं गलत, 3 दूनी 6 दूनी 12 24। ठीक है, तो इसमें ये जो 2 है ये 1 बाहर निकल आएगा। ठीक,
और बचेगा √6। इसका हम लोग k की वैल्यू क्या निकल आई, k की वैल्यू निकल आई +-2√6। एक प्लस में ले लेंगे तो दूसरी माइनस में ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर k की वैल्यू कितनी आएगी 2√6। बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, समझाया? तो k की वैल्यू ही तो फाइंड आउट करनी थी, k का मान निकालना था। तो अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी इसका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं फटाफट, उसको 2 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लिखा है इसका। चलिए इसकी तुलना करते हैं, किससे? जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उससे इसकी कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पहले इसको हम थोड़ा सा इस रूप में लाते हैं ना, स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में इसको ले आते हैं। तो क्या लिखा है kx x - 2 + c = 0। अभी ये इस फॉर्म में नहीं है, तो इस kx के अंदर मल्टीप्लाई करो इस ब्रैकेट के अंदर, तो क्या जाएगा kx² - 2kx + 6 = 0। अब ये उस फॉर्म में आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ax² + bx + c = 0। इससे करो तुलना, तो यहाँ a की जगह कितना आ जाएगा, a की जगह पर k आ गया, b की जगह पर 2k आ जाएगा। x का कोफिशिएंट है ना, यहाँ x का कोफिशिएंट b है और यहाँ x का कोफिशिएंट -2 है। तो b बराबर कितना आ जाएगा -2k और c बराबर कितना आ गया 6। तो चूंकि दो मूल इसके बराबर होंगे ना, दो बराबर मूल वाली कंडीशन क्या होती है, d = 0 और d क्या होता है b² - 4ac = 0। तो b की जगह पर कितना रख दोगे -2k का स्क्वायर -4a की जगह पर कितना रखा आपने, a की जगह पर k रखा, ठीक है। और c की जगह पर कितना रख देंगे 6 रख देंगे, ठीक है। तो ये कितना 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, k का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है माइनस। अब देखो ये कितना हो जाएगा 6 चौको 24, चाहे आप ऐसे ही लिखे रहो चाहे आप ऐसे ही लिख दो, 4 × 6 × k = 0। अब आपको क्या करना है, इसमें से कुछ कॉमन ले लो, k कॉमन है और 4 कॉमन है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसको 4k² - 4 × 6k = 0। तो k कॉमन हो गया और क्या कॉमन हुआ 4, यहाँ भी 4 है, तो 4k कॉमन हो गया बच्चों। तो 4 तो कॉमन में चला गया, हट गया, k² है ये और k कॉमन लिया तो अंदर k बचेगा, -4 कॉमन में चला गया, k कॉमन में चला गया, 6 बचा = 0। तो देखो एक बार हम 4k को 0 के बराबर करेंगे, ठीक है, तो k = 0 आ जाएगा। फिर एक बार k - 6 को 0 के बराबर करेंगे तो k = 6 आ जाएगा। अब आपके सामने एक समस्या है, इनसे क्या कहता है k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। तो k के मान तो यहाँ पर 2 आ गए, एक तो ये आ गया, एक ये आ गया, तो हम कौन सा मानेंगे? तो बच्चों यहाँ पर ये देखना है कि कभी भी जो a का कोफिशिएंट होता है जो x² का कोफिशिएंट होता है वो कभी 0 नहीं होगा। देखो तो समीकरण हमारा ये बना था, देखो ध्यान से देखो, समीकरण हमारा क्या बना था, ये समीकरण लिखा था, इसको हमने एक्सपेंड करके ऐसे लिखा था। तो यहाँ पर अगर हम k की जगह पर 0 रख दें, जैसे a की वैल्यू यहाँ 0 निकली, तो k की जगह पर अगर यहाँ पर 0 रख दें तो ध्यान से सुनना, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, इतना बचेगा 2kx। तो ये द्विघात समीकरण नहीं बचेगा, ये एक घात वाला समीकरण बचेगा। इसका मतलब इसके लिए k की वैल्यू फिजिबल नहीं है, k की वैल्यू इसके लिए संभव, मतलब k की वैल्यू 0 संभव नहीं है, यानी इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, इसे हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो वैल्यू कौन सी लेंगे, ये वाली लेंगे। तो k का मान इसके लिए इस इक्वेशन में k की मान कितनी आएगी, +6 आएगा, 0 को हम रिजेक्ट कर देंगे। क्यों कर देंगे, फिर से एक बार समझ लो कि जो द्विघात समीकरण होता है उसमें x² का गुणांक कभी 0 नहीं होता है, और यहाँ पर x² का गुणांक यानी k 0 आ गया। अगर 0 यहाँ रखेंगे तो 0 × x² ये हो जाएगा 0, समीकरण का नेचर बदल जाएगा, ये 2 घात वाले की जगह पर 1 घात का हो जाएगा, इसलिए यहाँ k की वैल्यू 0 संभव नहीं होगी। इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, k = 6 आ जाएगा। तो यहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया तो अब लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। कहता है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है और उसका क्षेत्रफल 800 स्क्वायर मीटर हो। यदि है, मतलब ये यदि संभव है, तो फिर उस आम की बगिया की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, देखिए बड़ा मज़ेदार प्रश्न है। इसने कहा है कि एक कंडीशन दी है कि भाई एक कोई आम की बगिया है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है और उसका जो एरिया है वो है 800 स्क्वायर मीटर। क्या ऐसी बगिया बनाना संभव है? ठीक है, और अगर संभव है तो कहते हैं फिर लंबाई और चौड़ाई उसकी बता दो। ठीक है, कितना मज़ेदार प्रश्न है। यानी हम मैथ से ये भी सीखेंगे कि इस डायमेंशन की कोई बगिया हमें लगानी है तो हम पहले से, अगर लगाना चाह रहे हैं तो पहले से हम कैलकुलेट कर लें मैथमेटिक्स लगा के कि वास्तव में ऐसी बगिया संभव भी है कि सिर्फ हमारी कल्पना है। ठीक है, आइए बड़ा मज़ेदार प्रश्न है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए, तो एक बगिया जैसे हमने बना ली, ठीक है, जैसे हमने, ये बगिया कैसी बनेगी? ये हमने यहाँ पर मुझे लग रहा है कि लंबाई दोगुनी है चौड़ाई से, तो इसका मतलब है ये आयताकार होगी, रेक्टेंगुलर शेप में होगी। तो आम की बगिया जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, तो लंबाई चौड़ाई से दोगुनी, अगर चौड़ाई x है तो लंबाई 2x हो जाएगी, है ना? यही तो मतलब हुआ। तो ये चौड़ाई है, ठीक है, और ये लंबाई है। ठीक है, क्या कह रहा है? लंबाई चौड़ाई से दोगुनी, तो अगर चौड़ाई x है तो लंबाई 2x हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लोगे, माना बगिया की चौड़ाई x मीटर है, x मीटर है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? तो लंबाई हो जाएगी 2x, क्योंकि चौड़ाई की वो दोगुनी है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी स्टूडेंट को? स्टूडेंट कमेंट करके ज़रूर बताते रहिएगा कि आपको ये समझ में आ रहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है, और आप कहाँ से देख रहे हैं, ना, किस राज्य से देख रहे हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब आगे की कंडीशन क्या कहता है? और उसका क्षेत्रफल 800 स्क्वायर मीटर है। तो स्टूडेंट, ये क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, क्लियर? क्षेत्रफल कितना दिया है? 800, तो गिवन है 800, यहाँ पर पुट कर दिया। लंबाई कितनी है स्टूडेंट? 2x। ठीक है, और चौड़ाई कितनी है? x है। ठीक है, अब हम काम क्या करेंगे? इस 2 को इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 800/2 बराबर x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये 2 से कट जाएगा, 2 चौको 8, यानी बनेगा ये 400। ठीक है, तो ये x स्क्वायर बराबर कितना आ गया बच्चों? 400 आ गया। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर कितना आ जाएगा? इसका वर्गमूल ले लो, तो इसके अंदर लग जाएगा अंडर रूट 400। ठीक है, क्लियर? तो ये x इज इक्वल टू कितना जाएगा? √4, तो 4 का हो गया 2 और 2 जीरो का हो गया 1 जीरो, तो इसकी x की वैल्यू आ गई 2। तो x स्टूडेंट क्या माना था हमने? चौड़ाई, तो इसकी चौड़ाई कितनी आ गई? चौड़ाई आ गई 20। ठीक है, तो लंबाई कितनी हो गई? लंबाई, तो लंबाई क्या होती है? 2x, तो 2 इंटू 20 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 20, तो ये कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो स्टूडेंट, लंबाई आ गई 20 और चौड़ाई आ गई 40, यानी लंबाई आ गई 40, तो ये कितनी? 2x कितनी हो गई? 40, और चौड़ाई कितनी हो गई? 20, तो ये चौड़ाई आ गई 20। यही हमारा आंसर हो गया। तो हमने बना ली बगिया और उसकी निकाल ली लंबाई और चौड़ाई। क्लियर ना? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपके सामने बड़ा ही खूबसूरत प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4 है। क्या कहता है? क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पहले तो ये चेक करना है कि यह स्थिति संभव है कि नहीं है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है प्रश्न में? 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। ठीक है, तो देखो इसका हम हल निकालते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे?
दो मित्रों की आयु का योग, यानी दो मित्र हैं, मान लो मित्र ए प्लस मित्र बी की आयु कितनी है टोटल 20 वर्ष। ठीक है, अगर यहाँ पर हमने मित्र ए की आयु x मान ली, ठीक है, मित्र ए की आयु x मान ली, तो मित्र बी की आयु कितनी आ जाएगी, मित्र बी की आयु बराबर 20 वर्ष। तो मित्र बी की आयु कितनी आ जाएगी भाई, मित्र बी की आयु बराबर कितनी आएगी 20 और x को उधर कर दो। ठीक है, इतने वर्ष हो जाएगी, इतने वर्ष। तो मित्र ए की आयु हमने मान ली x वर्ष, तो मित्र बी की आयु हो गई 20 माइनस x वर्ष। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। अगर दोनों को जोड़ोगे 20 माइनस एक्स प्लस एक्स को, तो एक्स एक्स कट जाएंगे तो 20 वर्ष ही रहेगी, जो कि क्वेश्चन में दिया है। दोनों मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। ठीक है, आगे कहता है 4 वर्ष पूर्व। तो 4 वर्ष पूर्व की अगर बात करें तो 4 वर्ष पूर्व, तो पूर्व यानी पीछे चले गए, तो घटेगा ना 4 इनकी उम्र में, वर्तमान उम्र में 4 घटेगा। जैसे अगर किसी से कहें कि अगर हम कहें कि हम आज 10 साल के हैं आज की डेट में, ठीक है, तो 2 साल पहले हम कितने के रहे होंगे, तो 10 माइनस 2 बराबर 8 के रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे। और अगर कहा जाए 2 वर्ष बाद कितने के होंगे, तो 2 वर्ष बाद 12 के हो जाएंगे, नहीं दोनों जोड़ देंगे। तो अगर पहले जाएं तो घटेंगे और बाद में जाएं तो जुड़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो नहीं। तो 8 वर्ष पूर्व की स्थिति क्या होगी, तो मित्र ए की आयु कितनी होगी, मित्र ए की आयु कितनी होगी बच्चों, तो कितनी हो जाएगी x माइनस 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है, इतनी होगी कि नहीं होगी। ठीक है, इतनी होगी। चलो अब देखते हैं मित्र बी की कितनी होगी, मित्र बी की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों, 20 माइनस एक्स माइनस 4, इसमें भी -4 हो जाएंगे, 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो ये कितनी हो जाएगी, 20 से 4 चलेंगे 16 माइनस एक्स वर्ष। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, यानी 4 वर्ष पूर्व ए की आयु इतनी है और बी की आयु इतनी, इसका गुणनफल कितना है 48 के बराबर। तो कंडीशन में क्या कह रहा है, x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स बराबर कितना है 48 है। समीकरण बनेगा यहाँ से। तो अब आप इसका मल्टीप्लाई करो, तो x का मल्टीप्लाई 16 माइनस एक्स में कर दिया, 16 माइनस एक्स, -4 का भी मल्टीप्लाई कर दिया 16 माइनस एक्स में बराबर 48। ठीक है, ये दिख रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दोनों मित्रों की जो 4 वर्ष बाद आयु थी उसका गुणनफल 48 है ये। तो यहाँ पर देखो x का मल्टीप्लाई करो 16 माइनस एक्स में, ठीक है, फिर -4 का मल्टीप्लाई करोगे 16 माइनस एक्स बराबर 48। इसको हल करो, x का इसमें करोगे 16x हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 64 हो जाएगा, ये प्लस का x हो जाएगा, और 48 को इस तरफ लाओ माइनस का 48 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, तो ये हो गए माइनस के x स्क्वायर, ये 16x, ये x कितने हो जाएंगे 17x। ठीक है, 17x हो जाएंगे। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हमें देखना है, ये यहाँ तक हो गया 17x। अब ये माइनस के 64 माइनस के 48, तो ये कितने हो जाएंगे 8 4 12। ठीक है, और 6 4 10 11 112। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, ये माइनस हटा दो, तो माइनस कॉमन ले लो, तो सबके साइन बदल जाएंगे, माइनस को 0 की तरफ भेज दो, 0 हो जाएगा, यानी सबके साइन बदल जाएंगे। एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस का 17x, ये जाएगा प्लस का 112 बराबर 0। ठीक है, ये संभव है कि नहीं ये चेक करना है। तो संभव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विविध कर चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसकी तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो a बराबर कितना आ गया 1, b बराबर कितना आ गया माइनस का 17, c बराबर कितना आ गया 112। तो अब विविध कर हमें क्या निकालना पड़ेगा, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। इससे संभव चेक होगा। तो अब आप देखो b स्क्वायर की जगह पे b की जगह कितना रखोगे, माइनस का 17 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह कितना रखोगे 1,
और सी की जगह कितना रखोगे 112। तो 17 का स्क्वायर कर दोगे कितना है, अगर 17 का स्क्वायर डायरेक्ट पता है तो ठीक है, और नहीं पता है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, 7 7 49, 4 7 1 7 4 11। ठीक है ना, और ये इतना ही आ गया 9 8 2 289। तो कितना आ गया प्लस का 289 माइनस, अब 4 का मल्टीप्लाई 112 में कर लो, 4 का मल्टीप्लाई 112 में कर दो। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 4 1 कम 4, 4 1 कम 448। तो इसको जब घटाओगे तो ये माइनस में आ गया, ये माइनस में आएगा, कितना माइनस में आएगा है ना। 18 से 9 गए 9, ठीक है, 13 से 8 गए 3 नहीं 5 सॉरी 5, ठीक है, और 3 से 2 गए 1, 159 माइनस का है। तो डी जब माइनस का आ गया, यानी डी ये क्या है 0 से कम है, और कम है तो इसका मूल यानी x की वैल्यू संभव नहीं है, वास्तविक नहीं है, इसका मतलब है ये संभव नहीं है। तो क्या लिखोगे, विभेदकर का मान 0 से कम है, इसलिए ये सवाल संभव नहीं है। मतलब समझ में आया। ठीक है, अब बढ़ते हैं फिर हम एक अगले खूबसूरत प्रश्न की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 स्क्वायर मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है। ठीक है, कह रहा है कि एक ऐसा पार्क आप बनाओ जिसका परिमाप हो 80 मीटर और क्षेत्रफल हो 400 स्क्वायर मीटर, क्या वो संभव है, और अगर संभव है तो फिर उसकी लंबाई और चौड़ाई निकालना है। तो पार्क ये आयताकार है, रेक्टेंगुलर शेप में है कि स्क्वायर यानी वर्ग के आकार का है, ये हमें पता नहीं है। ये पता तब चलेगा जब इसकी लंबाई चौड़ाई निकाल पाए, है ना, तभी तो पता चल पाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो जैसे हमने अपने मन से बना लिया, हो सकता है वो स्क्वायर में निकला है, हो सकता है वो रेक्टेंगुलर शेप में निकला है। तो हमने यहाँ पर अगर इसकी चौड़ाई हमने और लंबाई कुछ ले ली तो हमें मानना ही पड़ेगा ना, तो मानना पड़ेगा। तो इसकी लंबाई हमने मान ली x मीटर है, ठीक है, तो चौड़ाई इसकी हमने मान ली y मीटर। ठीक, तो क्या कह रहा है इसमें सवाल में, तो सवाल में कंडीशन क्या है, परिमाप और क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, चाहे वो आयत हो चाहे वो वर्ग हो, क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना है 400, ठीक है, लंबाई कितनी है x हमने मानी, चौड़ाई y मानी। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, तो y बराबर क्या हो जाएगा, x इसके अपॉन में आ जाएगा, तो 400 बटे x हो जाएगा। समीकरण 1 डाल दो। अब यहाँ पर परिमाप दिया है, तो परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई धन चौड़ाई, है ना, क्या होता है 2 लंबाई x है धन चौड़ाई बराबर परिमाप होता है। ठीक है, तो 80 यानी चारों भुजाओं का जोड़ होता है। ठीक है, तो अंदर मल्टीप्लाई करो 2x प्लस 2y, ना करो मल्टीप्लाई ना करो, इसको क्या करो सीधे 2 को इधर भाग दे दो 80 में, तो क्या बना x प्लस वाई बराबर 40। समीकरण 2 बना। समीकरण 1 से y का मान उठाओ 2 में रख दो। ठीक है, तो लिखोगे समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो क्या बन जाएगा x प्लस 400 बटे x बराबर 40। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम ले लो x, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा 400, ठीक है, ये हो जाएगा 40। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ लिखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक का इधर करोगे यही रहेगा x स्क्वायर प्लस 400, ठीक है, और ये हो जाएगा 40x, 40x को इधर लाओ। ठीक है भाई, 40 में x का गुणा कर दिया, तो 40x को आप इधर लाओ। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस का 40x और ये प्लस का 400 बराबर 0। अब ये संभव है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, d यानी विविधकर निकालना पड़ेगा। उसके लिए a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, b की वैल्यू क्या होती है x का कॉफिशिएंट -40, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये कांस्टेंट टर्म 400। तो ये निकालो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो वैल्यू रखो b की जगह पर माइनस का 40
का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 400 निकाली तो 40 का 4 कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16 और ये यहाँ पर 00, ठीक है, यही तो हो जाएगी और माइनस का प्लस हो जाएगा और ये 4 चौको 16 कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, 1600, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे d की वैल्यू कितनी आ गई, 0, d की वैल्यू कितनी आ गई, 0। जब d की वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब क्या होता है, जब d की वैल्यू 0 आती है इसका मतलब d बराबर 0, तो इसका मतलब क्या है, इसके मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे, यानी जो x की वैल्यू निकलेगी वो समान आएगी और जब x की वैल्यू समान आएगी, ठीक है, तो y की वैल्यू मतलब इसका मतलब ना कि जो इस समीकरण में जो x की वैल्यू निकलेगी, ठीक है, मतलब जो इसकी डायमेंशन होंगी वो कैसी आ जाएंगी, वो डायमेंशन जो होंगी यानी x की वैल्यू आएंगी समान आएगी, इसका मतलब डायमेंशन दोनों समान आएंगे, इसका मतलब वो स्क्वायर होगा। चलो करते हैं इसको। तो अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे धराचार विधि से, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, x बराबर माइनस बी, तो माइनस बी यानी b की जगह पर -40 रखो, माइनस पहले से लगा -40 ये रख दिया, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला हमने, वो 0 आया कि नहीं आया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0, ठीक है, और अपॉन 2a का मतलब 1 हो गया, ठीक है। तो कितना आ गया, x बराबर माइनस माइनस प्लस होगा 40/2, ये 0 जोड़ो घटाओ कोई मतलब नहीं, तो x बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। और जब x बराबर 20 आ गया तो x की वैल्यू आप यहाँ रख दो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x की वैल्यू वाली रख दो यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 400/20, ठीक है, ये कट गए, 2 2 4, 20 आया, तो y बराबर भी 20 आ गया। इसका मतलब है जो x आया 20 वही y आ गया 20, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो हम बनाने जा रहे थे पार्क, उसकी लंबाई चौड़ाई सेम है, इसका मतलब है कि वो पार्क वर्गाकार होगा। तो यहाँ से ही पता चल गया था समान होगा, नहीं, लंबाई चौड़ाई समान होगी, तो लंबाई भी 20 है और चौड़ाई भी 20 है, यही इसका आंसर हो जाएगा। और ये आकार कैसा होगा इसका, पार्क का वर्गाकार। तो स्टूडेंट ये था हमारा प्रश्नावली 4.3 जो हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का प्रयास किया, आपको समझ में आया होगा ऐसी आशा करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।